नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा। लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 क्रैश। उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद हुई दुर्घटना। 242 यात्री और चालक दल सदस्य थे सवार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल का किया दौरा, की समीक्षा बैठक। अस्पताल में घायलों का जाना हाल, कहा DNA की जांच के बाद सौंपे जाएंगे शव। मौके पर पहुंचे नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने गहन जांच का दिया भरोसा। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य जारी। NDRF समेत दूसरी एजेंसियां युद्ध स्तर पर कर रही हैं काम। सेना और वायुसेना भी मदद में जुटी। टाटा ग्रुप का मृतक के परिवारों को 1 करोड़ रुपया मुआवजा और मुफ्त इलाज की घोषणा। अहमदाबाद विमान हादसे पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने जताया दुख। प्रधानमंत्री ने अमित शाह, राम मोहन नायडू से की बात। पीड़ितों को हर संभव मदद का निर्देश। अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर वैश्विक नेताओं ने प्रकट की संवेदनाएं। हादसे में 53 ब्रिटिश नागरिक, 1 कनाडियाई नागरिक और 7 पुर्तगाली नागरिकों की गई जान। आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। आज दोपहर अहमदाबाद से लंदन के लिए एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 171 ने जब उड़ान भरी तो किसी ने न सोचा होगा कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। उड़ान के कुछ ही मिनटों में यह हादसा हुआ और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सब कुछ धुएं के गुबार में तब्दील हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद विमान दुर्घटना स्थल का उन्होंने दौरा किया और राहत और बचाव कार्यों का जायजा भी लिया। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी भी उनके साथ मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से भी मुलाकात की और उनका हाल जाना। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने विमान हादसे को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI 171 दुर्घटनाग्रस्त हुई और कई पैसेंजर इसके अंदर हताहत होने की संभावनाएं हैं। इस घटना से पूरा देश क्षुब्ध है और पूरा देश एक साथ पूर्ण संवेदनाओं के साथ ये जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में पैसेंजर हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के साथ खड़ा है। सबसे पहले मैं भारत सरकार, गुजरात सरकार, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और गुजरात सरकार की ओर से भी जो लोग हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। 10 ही मिनटों में हादसे के भारत सरकार के पास सूचना पहुंची। तुरंत ही मैंने मुख्यमंत्री जी, यहाँ के गृह मंत्री, होम डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन मंत्री, सभी से संपर्क किया। प्रधानमंत्री जी का भी तुरंत ही फोन आ गया और भारत सरकार और गुजरात सरकार के सभी डिपार्टमेंट एक साथ होकर
राहत और बचाव कार्य में लगे। इस विमान में कुल मिलाकर 230 यात्री देश के और विदेश के और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें से एक यात्री का बचने का अच्छा समाचार मिला है, मैं उनको मिलकर आया हूं। मृत्यु का आंकड़ा तो डीएनए परीक्षण और यात्रियों की पहचान के बाद ही अथॉरिटी अधिकृत रूप से घोषित करेगी, मगर जो यात्री बचा है उसको मैं मिलकर आया हूं। घटना के तुरंत बाद गुजरात सरकार ने बहुत त्वरा से डिजास्टर मैनेजमेंट की सारी इकाइयों को अलर्ट करते हुए, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट जो हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे पुलिस विभाग हो, भारत सरकार की भी सीएपीएफ को संपर्क कर सभी ने एक साथ मिलकर राहत और बचाव का कार्य चालू किया। मगर 1.25 लाख लीटर ईंधन विमान के अंदर ही था और लगभग गर्मी तापमान इतना ऊंचा हो गया कि किसी को बचाने की मौका ही नहीं मिला। अब मैं घटना स्थान पर भी जाकर आया हूं। सारे यात्रियों के मृतदेह को बाहर निकालने का काम लगभग समाप्त हो चुका है। जितने यात्रियों के परिजन यहां पहुंच चुके हैं वो सबका डीएनए लेने की कार्यवाही भी 2-3 घंटों में समाप्त हो जाएगी। विदेश में जिनके परिजन हैं उनको सूचना देने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है और जैसे ही पहुंचते हैं उनके भी डीएनए सैंपल लिए जाएंगे और मृतदेहों की पहचान के लिए जितने मृतदेह मिले हैं इनके भी डीएनए सैंपल लेने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है। गुजरात में ही लगभग 1000 के आसपास डीएनए टेस्ट करने पड़ेंगे। ये सभी टेस्ट करने की क्षमता गुजरात में विकसित है, तो डीएनए टेस्टिंग के लिए कहीं गुजरात के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुजरात की एफएसएल और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी दोनों मिलकर कम से कम समय में डीएनए का परीक्षण पूरा करने के बाद परिवारजनों को अपना मृतदेह परिजन का मृतदेह सौंपने का काम करेंगे। उनके रहने की सुविधा, उनकी सांत्वना की सुविधा, जिनको मेडिकल प्रॉब्लम ट्रॉमा के कारण हुए इनकी मेडिकल की सुविधा, ये सारी व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से हो चुकी है। अभी रिव्यू मीटिंग में सारी व्यवस्थाओं को हम सब मंत्रियों ने साथ में मिलकर देखा है। एविएशन डिपार्टमेंट ने अपनी जांच शुरू कर दी है और जांच तेजी से आगे बढ़े इसके लिए भी एविएशन मंत्री जी ने सूचनाएं दी हैं। मैं फिर से एक बार राहत काम में जिन जिन एजेंसियों ने त्वरा के साथ बचाव और राहत का काम किया वो सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं और फिर से एक बार जिन्होंने अपने परिजनों को गंवाया है, हताहत हुए हैं, वो सभी को मनपूर्वक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं एक बार जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता, परंतु 365 दिन 24 घंटा इस तरह की घटना के लिए प्रशासन का जो अलर्टनेस है उसकी कसौटी उसी वक्त होती है जब ऐसी घटनाएं होती है। और आज
गुजरात के डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारियों का एक प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मगर कसौटी हुआ और बहुत त्वरा के साथ यहाँ पर काम किया गया, वो पूरे देश के मीडिया के सामने और परिजनों के सामने भी आया है। अंत में मैं फिर से एक बार सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, भारत सरकार और गुजरात सरकार की ओर से सभी हताहत लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। और अहमदाबाद विमान हादसे पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एयर मार्शल राजीव सचदेवा, रिटायर्ड। मार्शल साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है इस खास शो पर। सवाल पहला ये कि जिस तरह से गृहमंत्री साहब ने साफ तौर पर कहा कि जो परिजन हैं और जो शोक संतप्त परिवार हैं उनके साथ सरकार खड़ी है, और जिस तरह से जो तमाम लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई उनके डीएनए की जांच गुजरात में ही की जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि आखिरकार आप क्या संभावनाएं मानते हैं कि ये जो हादसा हुआ है इसके पीछे के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो हमने जानें गंवाई हैं उनके लिए बहुत ही अफसोस है जी। हम सबको, पूरे भारतवासियों को, पूरी दुनिया को। मैं आपको दो तीन चीजें बताना चाहता हूँ। पहली बात कि जो भी हवाई जहाज बनते हैं वो बिल्कुल सेफ बनते हैं। जब बिल्कुल सेफ बन जाते हैं कि उनके साथ कोई भी हादसा नहीं हो पाएगा, तभी वो जहाज कमर्शियल फ्लाइंग के लिए लाए जाते हैं। 787 के मेरे ख्याल से 1100-1200 जहाज वर्ल्ड में उड़ रहे हैं और सबके सब बिल्कुल सेफ है। मेरे ख्याल से ये शायद उनका पहला ऐसा एक्सीडेंट होगा। इस तरह का हादसा जो हुआ है, जो इमीडिएटली टेक ऑफ के बाद मेरे जो सुनने में आया कि 600 फुट तक की जहाज जा पाया, उसके बाद नीचे क्रैश कर गया 400-450 फुट पर मिनट के रेट ऑफ डिसेंट से। ऐसा हादसा मेरे ख्याल से आप इसको करोड़ों में एक ले सकते हैं। करोड़ों टेक ऑफ होते हैं रोज के, उसके अंदर मेरे ख्याल से ये करोड़ों में एक ही माना जाएगा। ऐसा एक हादसा कभी ना सुना ना देखा। एक 1991 में मेरे को याद आ रहा है एयरफोर्स में ऐसा हादसा हुआ था, लेकिन उसका रीजन बिल्कुल कोई और था। वो ट्रेनिंग फ्लाइट थी जी। ये कमर्शियल फ्लाइट, पैसेंजर वाली फ्लाइट थी। तो पहली बात तो जहाज बिल्कुल सेफ बनते हैं। पायलट 8200 घंटे एक के हैं, 1100 घंटे दूसरे पायलट के, मिला के कम से कम 10,000 घंटे का कॉकपिट एक्सपीरियंस उनके पास है। आप सोचिए, जब आप यहाँ से लंदन जा रहे हैं, 6 से 7 घंटे 8 घंटे की फ्लाइट है, आप अपने जहाज में 8 घंटे बिताते हैं। इन दोनों पायलट ने कॉकपिट में 10,000 घंटे बिताए हैं। इस तरह का इनके पास एक्सपीरियंस है जो पूरे जहाज को संभालने में, एक तो इनके पास एक्सपीरियंस है, दूसरा इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग होती है पायलट की कि हर साल, हर 6 महीने, हर 2 साल इस तरह से इनके स्टेजेस होते हैं जिसमें ये सारी ट्रेनिंग होती है। 1500 फुट का जो टेक ऑफ के बाद और 1500 फुट लैंडिंग करने से पहले जो हाइट है, इसके अंदर बड़ा क्रिटिकल फेज माना जाता है। हर पायलट इस फेज के लिए पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से ट्रेंड है, पूरी तरह से एक्सपीरियंस्ड है, तभी उसको पैसेंजर लेके छोड़ा जाता है। बिल्कुल। और उसको सिमुलेटर के ऊपर ये बारी बारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि भाई साहब, अगर यहाँ पे कोई आपके साथ हादसा हो जाए, आप उसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे। अब हादसे क्या हो सकते हैं? हादसे होते हैं इंजन फेलियर। अब एक इंजन अगर बंद भी हो जाए तो इस जहाज के अंदर इस तरह से लोडिंग की गई है कि दूसरे इंजन के साथ ये रनवे से टेक ऑफ करके अपने दूसरे स्थान तक जा सकता है। वापस लैंडिंग तो उसके पास अवेलेबल है ही जी। पर लेकिन रनवे के ऊपर ही एक पर्टिकुलर स्पीड से के बाद अगर इसका इंजन फेल हो जाए तो दूसरे इंजन के साथ ये बाकी रनवे पे टेक ऑफ करके आराम से घूम के वापस लैंड कर सकता है। दोनों इंजन फेल होना ये बहुत ही गंभीर समस्या है, ये कभी हमने सुनी नहीं ऐसे। हाँ, बर्ड स्ट्राइक, अगर बर्ड्स आपके जहाज के अंदर, क्योंकि ये जो आप तमाम बातें राजीव जी कह रहे हैं, मुझे यहीं पर आना था, जो तकनीकी एस्पेक्ट है जो हम चाहते हैं कि बहुत आसान भाषा में आप समझा पाएं। पहला सवाल यहाँ पर ये कि उड़ान से पहले किसी भी विमान के जो प्रमुख चरण होते हैं जांच से जुड़े हुए, वो किस तरह से वो जांच की जाती है? मेंटेनेंस का अगर सवाल किया जाए तो ये मेंटेनेंस का चेक्स एंड बैलेंसेस किस तरह से रोज किया जाता है? अब हम शुरू से लेते हैं। अगर जहाज के टेक ऑफ से पहले चेक्स किए जाते हैं जिसमें कम से कम 1, 2, 3 घंटे लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द किस तरह का जहाज है, कौन सा जहाज है, कौन सी कंपनी है, किस तरह का, बोइंग है, एयरबस है या बाकी जहाज है। तो 1 से 2 घंटे लगते हैं तकनीकी ग्राउंड सेवा वालों के लोगों को देखने के लिए कि जहाज आपका फ्लाइंग के लिए फिट है कि नहीं है। ये तो पहला हो गया। फिर जहाज जब पूरे दिन की उड़ान उड़ लेता है उसके बाद कुछ और चेक्स होते हैं। फिर कुछ एक हफ्ते के चेक्स होते हैं, कुछ 2 दिन के चेक्स होते हैं, 20 दिन के चेक्स होते हैं, सालों के चेक्स होते हैं, महीनों के। तो हर तरह के चेक में हर तरह की चीज चेक करी जाती है। और जब जहाज लैंड करता है तो जो पायलट ने उस जहाज में खराबियां पाई
दौरान, फ्लाइंग के दौरान कई खराबियां आती हैं, 3, 4, 5, 10, 20 खराबियां आई, वो पायलट उसको लिख के देता है अपने तकनीकी स्टाफ को कि जहाज में मैंने ये प्रॉब्लम पाई। वो तकनीकी स्टाफ जब तक उन चीजों को चेक ना कर लें, उसको ठीक ना कर लें, और उसका सुपरवाइजर उसको देख ना ले कि हाँ इस बच्चे ने ठीक करा, इसको मैंने भी चेक कर लिया, तब तक ये जहाज अगली फ्लाइट के लिए क्लियर नहीं होता। बिल्कुल। तो टेक्निकली जहाज के अंदर, और एयर इंडिया जैसी कंपनी, एयरबस, बोइंग जैसी कंपनी, डीजीसी हमारे यहाँ पर है, ये सारे चेक्स बिल्कुल परफेक्ट तरीके से किए जाते हैं। कभी ऐसा हो नहीं सकता कि चेक ना करे जाए ठीक से और जहाज आपका फ्लाइंग के लिए दे दिया जाए। जी, वहीं अगर हम कॉकपिट की बात करें तो पायलट के पास ये प्रशिक्षण के साथ साथ सचदेवा साहब, ये प्रावधान भी होता है कि वो कॉकपिट से भी इंजन को चेक कर सकता है, जिसमें तमाम अलग अलग मानक हैं, जिसमें हम इंजन ऑयल प्रेशर की बात कर सकते हैं, फ्यूल फ्लो है, टेम्परेचर है, इंजन की स्पीड है। तो ये प्रावधान भी पायलट के पास मौजूद होता है। तो अगर कोई टेक्निकल फेलियर है, उस वक्त क्या तरीका अपनाया जाता है उससे बचने के लिए? देखिए, जब भी कोई फेलियर होना होता है या हो रहा होता है, या कोई चीज अपने पैरामीटर से कम हो रही होती है, भाई ऑयल प्रेशर इतना होना और उससे थोड़ा सा कम हो गया है, मिनिमम के जो भी एक लेवल, एकदम पायलट को वार्निंग मिलती है कॉकपिट में, और उस वार्निंग से पायलट को पता चलता है, उसकी नजरें ऐसी ट्रेंड होता है कि एकदम नजरें उसी गेज पे जाती हैं कि मेरे यहाँ खराबी बताई जा रही हो रही है। लेकिन मेरे ख्याल से इस हादसे के लिए हम बहुत जल्दी ये सब सोच रहे हैं कि हवाई जहाज में कोई खराबी आ गई, पायलट उसको ठीक से संभाल नहीं पाया। ये सब सोचना इस समय गलत है। आपको अभी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की वेट करनी पड़ेगी, जिसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि पायलट आपस में क्या बात कर रहे थे, जिसकी भी किस तरह की खराबी थी या क्या हुआ था जो पायलट आपस में बात कर रहे थे। दूसरा, आपको फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिन दोनों चीजों को बोलते हैं ब्लैक बॉक्स, जब तक आपके हाथ में ये नहीं आएगा, आप एक्चुअली इस एक्सीडेंट के बारे में, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, सचदेवा साहब, यही सवाल मैं करना चाहती हूँ, ब्लैक बॉक्स कितना मददगार साबित होगा ताकि इस विमान हादसे की अगर कहीं चूक हुई है, क्या कारण रहे, क्या संभावित तौर पर इसे टाला जा सकता था, ये सभी सवालों के जवाब जो हम अभी अंदेशा लगा रहे हैं वो सही तरीके से मिल पाएंगे ब्लैक बॉक्स के जरिए। 100% ब्लैक बॉक्स के अंदर इस तरह का एक्सीडेंट, जिसके अंदर मेरे को नजर आ रहा है ब्लैक बॉक्स का टेल जो सेक्शन है, वो जो हॉस्टल जिसमें ये हादसा हुआ है, उस हॉस्टल के ऊपर वो टेल सेक्शन नजर आ रहा है। आपका ब्लैक बॉक्स बिल्कुल अनडैमेज्ड होना चाहिए, और इस ब्लैक बॉक्स से मेरे ख्याल से कल शाम तक या कल सुबह तक ये पूरा पता कर लेंगे क्या क्या पैरामीटर्स थे, कहाँ खराबी थी, कॉकपिट में क्या बातें हो रही थी, ये लोग सब सुन लेंगे जो भी इंक्वायरी करेंगे। जब भी इंक्वायरी कमेटी बैठेगी वो पूरा इसको ढूंढ लेगी, और विद इन नो टाइम वो इसकी पूरी जांच करके हम सबके आगे लेके आ सकते हैं। लेकिन इस समय हम जो अंदाजे लगा रहे हैं, मेरे ख्याल से थोड़ा जल्दी है ये अंदाजे लगाना। अगर हम अंदाजे लगाएंगे तो हम पायलट को ब्लेम करना शुरू कर देंगे उन अंदाजों के साथ, या हम जहाज को ब्लेम करना शुरू कर देंगे, या एयर इंडिया को ब्लेम करना शुरू कर देंगे, और बाद में कहानी कोई और निकलेगी। लेकिन तब तक मीडिया इन सबको ब्लेम करके आगे चली जाएगी कोई और न्यूज की तरफ। तो मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा अपने आप को रोक लीजिए, आप ब्लैक बॉक्स की तरफ जाइए, क्योंकि करोड़ों में ऐसा एक्सीडेंट कभी नहीं हमने सुना, कभी नहीं देखा ऐसा एक्सीडेंट। तो ये कुछ, और इस जहाज में तो पहली बार हुआ है, तो इसके अंदर तो आपकी सचदेवा साहब, एक लगातार जो बात सामने आ रही है, जो कि कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से ज़्यादा मात्रा यानी कि जो कैपेसिटी होती है फ्यूलिंग को लेकर, ये पहली बार तो हुआ नहीं होगा कि किसी प्लेन ने लंदन तक के लिए फ़्लाइट की उड़ान भरी होगी, और 14 से 15 घंटे की फ़्लाइट अमूमन होती है, तो उसमें वो कैपेसिटी रहती है उस तरह के ईंधन को लेकर। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी वजह माना जा रहा है, जब हमने देखा कि प्लेन जो है, जब मिनटों में उसने उड़ान भरी, वो क्रैश हुआ और फिर धुएँ के गुबार में तब्दील हो गया। प्लेन तो ईंधन लेके ही जाएगा, जी, और ईंधन लेके ही जाना है। उसने 15 घंटे की फ्लाइट हो, 12 घंटे की फ्लाइट हो, उसके बाद भी वहां पहुंच के अगर मौसम खराब है, उसके पास और ईंधन होना चाहिए कहीं और जाने के लिए, अगर वहां ना लैंड कर पाए लंदन में, तो इतना तेल तो लेके जाता है। और इमीडिएटली टेक ऑफ के बाद अगर क्रैश हो जाएगा तो ये सारा तेल जलने के लिए तैयार खड़ा है। बिल्कुल, जितने भी ऐसे हादसे हुए हैं, ये सारा तेल जलने के लिए तैयार खड़ा है। तो उसको लेके आप मत इतना सोचिए कि इतना सारा तेल था इसके अंदर। तेल अगर आधा भी होता तो भी आग लगती, तो भी लोग जलते, तो भी ये हादसा हो सकता था। तो तेल के ऊपर, तेल की मात्रा के ऊपर हमारे को इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। तेल तो होएगा ही जहाज के अंदर, ना हम उसको कम कर सकते हैं, ना हम उसको उसके साथ कुछ खेल सकते हैं। तो ईंधन के लेके इतना मेरे ख्याल से कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब, जैसे मैं कह रहा हूँ, करोड़ों में एक हादसा हुआ है, इसमें बोइंग कंपनी भी आएगी, डीजीसीए भी आएगी, एयर इंडिया भी आएगी, और कुछ लोग भी आएंगे देखने के लिए कि हुआ कैसे। बिल्कुल। और सचदेवा साहब, जब इस तरह की हादसा सामने आता है, उसमें जब बचाव और राहत कार्य है
वो कितना इम्पोर्टेंट आप मानते हैं जिस तरह से युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, ख़ास तौर पर जिन लोगों ने जान गंवाई, उसमें से एक जो व्यक्ति है उसकी जान बची भी है, जिसे खुद गृह मंत्री मिलकर भी आए। वो कहते हैं कि जाखो राखे साइयाँ मार सके ना कोई। ऐसे में डिजास्टर मैनेजमेंट का रोल कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है इस तरह के हादसों के बाद? दो तरह के इसके अंदर होते हैं। एयरफील्ड के अंदर आपके पास हर तरह की राहत की वो फैसिलिटीज होती हैं कि एयरक्राफ्ट अगर एयरफील्ड के आसपास क्रैश हो, जैसे कि ये हुआ है, तो इमीडिएटली आप अगर एयरपोर्ट रनवे के पास एक हमेशा गेट बना होता है, जो गेट खोल के ये गाड़ियां बाहर निकलती हैं फटाफट उसको जहाजों को संभालने के लिए। दूसरा मेरे ख्याल से जो सुनने में आ रहा है, जो गृह मंत्री जी ने भी बोला, कि कुछ ही घंटों में 80% रबल वहां से निकाल लिया गया, लोगों को निकाल लिया गया, सब जाने वहां से जितने भी जो हाथाहाथ लोग थे सबको निकाल लिया गया। मेरे ख्याल से ये बहुत ही कमाल का काम करा है राहत कार्यों ने। और जिस तरह से हाथ जोड़ के वहां मैं देख रहा था, एक आईपीएस ऑफिसर हाथ जोड़ के मीडिया को बोल रहे थे कि हमारे को प्लीज एम्बुलेंस को आने जाने के लिए मत रोकिए, मेरे को एक ग्रीन कॉरिडोर बनाने दीजिए। मेरे ख्याल से इतने प्यार से उन्होंने मीडिया को बोला, मैंने देखा मीडिया हट भी गई, कोई एम्बुलेंस फंस नहीं रही थी। मेरे ख्याल से सबका इसमें हाथ था, जो डिजास्टर मैनेजमेंट थे, जो मीडिया थे, जो वहां के लोग थे, सब मिल के बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जो हमको नजर आ रहा है इस समय। बिल्कुल। और जब इस तरह के हादसे होते हैं सचदेवा साहब, तो कहीं ना कहीं प्रिकॉशनरी मेजर्स की अगर बात की जाए, जब जिस तरह से पायलट्स को प्रशिक्षित किया जाता है, उन्हें ट्रेन किया जाता है, उस ट्रेनिंग में इस तरह के हादसों से बचने के लिए किस तरह का रोड मैप तैयार किया जाता है? क्योंकि पूरी जिम्मेदारी अगर देखी जाए तो ऑन एंड ऑन पायलट पर होती है जब वो प्लेन चलाता है। ऐसे में किस तरह की सशक्त ट्रेनिंग एक ट्रेंड पायलट को दी जाती है? मैं खुद एक इंस्ट्रक्टर रह चुका हूँ, बहुत सारे पायलट हमने ट्रेन करे हैं अपनी जिंदगी में। पहली बात तो हर तरह की पॉसिबल जो भी खराबी हो सकती है जहाज में, उसको पायलट को एक्चुअली खराब करके उसको संभालना सिखाया जाता है। तो ये सिमुलेटर के अंदर और एक्चुअल जहाज के अंदर आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। जो भी आप सोच सकते हैं कि जहाज में खराबी हो सकती है, वो खराबी करके पायलट को ट्रेन किया जाता है। जब तक पायलट उसमें पक्का तरीके से तैयार ना हो जाए, उसको पैसेंजर ले जाने की आज्ञा नहीं मिलती है। और फिर भी हर 2 साल में, हर साल में उसका चेक होता है कि ये कुछ भूल तो नहीं गया है। और उसको अगर हर 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में उसकी ट्रेनिंग वापस होती है, जिससे कि ये कुछ आपकी प्रैक्टिस होती रहे। क्योंकि जब आप जहाज उड़ा रहे हैं पैसेंजर्स के साथ, आपके साथ तो इमरजेंसी नहीं होगी, लेकिन वो इमरजेंसी फिर से प्रैक्टिस करने के लिए आपको वापस सिमुलेटर में जाना पड़ता है। कुछ हर कंपनी का अपना अपना रूल है, हर जहाज का अपना रूल है कि आप कितनी बार ये सिमुलेटर करेंगे, कितना करेंगे, कौन सी इमरजेंसी प्रैक्टिस करेंगे, कौन सी आपको आनी चाहिए। तो ये ऐसा नहीं है कि पायलट अनट्रेंड चले जाते हैं, पायलट बहुत ही ज्यादा ट्रेंड होता है। जिन सघन तकनीकी जांच की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं राजीव जी, उसमें जो ग्राउंड स्टाफ है उसकी भी बहुत अहम भूमिका रह जाती है, ख़ासतौर पर फ्यूलिंग के वक्त। उनको किस तरह से ट्रेन किया जाता है फ्यूलिंग के लिहाज से, या तमाम अगर कोई बर्ड स्ट्राइक है उसके ब्लेड्स को देखने के लिए कि प्लेन के ब्लेड्स ठीक है या नहीं, जो तमाम तकनीकी लैंग्वेज आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। और देखो, पायलट्स की तो हमने बात कर ली, जहाज की हमने बात कर ली, अब आगे जो जहाज की देखरेख करते हैं, जो जहाज की देखरेख करते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग होती है, उनको भी लाइसेंस मिलता है कि किस जहाज पे कितना काम कर सकते हैं। उनका लाइसेंस भी हर साल, हर 2 साल के बाद उनको चेक होना पड़ता है कि भाई वो कुछ भूले तो नहीं है। उनके टेस्ट होते हैं और वो हर रोज इन चीजों को चेक कर रहे हैं। और जब एक छोटा इंजीनियर उसको चेक करता है और वो रिपोर्ट करता है आके अपने डेस्क पे कि मैंने ये चीज ठीक कर दी है, जो पायलट ने खराबी बताई थी या जो मेरी ड्यूटी थी, उसके बाद उसका सुपरवाइजर जाके देखता है। कुछ चीजें सुपरवाइजर को खुद देखनी पड़ती हैं, कुछ वो उससे पूछ के क्लियर कर सकता है, लेकिन कोई भी ऐसा चेक एंड बैलेंस नहीं है जो हमारी इंडिया में एयरलाइंस फॉलो नहीं कर रही। तो इसलिए इस चीज का भी हम अभी अंदाजा नहीं लगा सकते कि तकनीकी खराबी थी। अगर तकनीकी कोई खराबी होगी तो पायलट टेक ऑफ तक उसको पता चल जाता है कि ये चीजें की वार्निंग लाइट आ रही है, ये ठीक नहीं है, ये जो पिछली बार खराबी थी, पायलट चेक करता है कि पिछले पायलट ने क्या खराबियां बताई, उस पर क्या क्या चीज ठीक हुई। और फिर जब पायलट के साथ अगर ये दोबारा हो जाए तो वो इमीडिएटली जहाज को वापस ले आएगा, टेक ऑफ नहीं करेगा। और ये जो एक अधिक तापमान की हम लगातार बात कर रहे हैं, अधिक तापमान भी एक बहुत बड़ी वजह रही कि कुछ ही मिनटों में शायद समझ भी नहीं आया कि आखिरकार ये हुआ क्या। अधिक तापमान जहाज के अंदर या एटमॉस्फेयर में बाहर? हम अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें सचदेवा साहब, अगर
अगर बाहर जैसे अगर समझिए दिल्ली में इस समय 45 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन आप जब कॉकपिट जहाज में घुसते हैं एज अ पैसेंजर, आपको जहाज ठंडा ही मिलता है। जी। तो अंदर एकदम तापमान ठीक है आपके लिए और पायलट के लिए। वो मिलिट्री एयरक्राफ्ट होते हैं जो एकदम जाके स्टार्ट होते हैं, 50 डिग्री टेम्परेचर अंदर भी होता है और बाहर भी होता है। लेकिन आपके जहाजों में सब कुछ, जब तक पायलट आता है जहाज एकदम ग्राउंड कंडीशनिंग के साथ ठंडा रखा जाता है, और इससे कोई लेना देना नहीं है ऐसे एक्सीडेंट का, क्योंकि जब जहाज टेक ऑफ करता है तब तक ठंडा हो चुका होता है कॉकपिट। तो इस चीज के बारे में सोचना मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुझे हैरान सा हुआ। हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम वो एस्पेक्ट्स आपके नज़रिए से बेहतर तरीके से जो मंथन निकल कर सामने आए। भाई अगर ड्रीमलाइनर की बात की जाए तो एक बोइंग का अच्छा विधापूर्ण ये जहाज़ रहा है और ऐसे में उसकी सशक्तता पर कोई संदेह नहीं है। लेकिन आज का ये दिन रहा जिसमें हमने देखा कि ये हादसा पेश आया, और इसमें एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगी, मे डे कॉल जिसको लगातार पायलट इस्तेमाल करता है अगर इस तरह की कोई घटना सामने आती है। मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को बताएं कि आखिरकार मे डे कॉलिंग का मतलब, इस तरह का जब हादसा होता है उसका अभिप्राय यानी कि मतलब है क्या? अगर कोई इमरजेंसी आ जाए जहाज में, जो पायलट को नीचे बतानी पड़ती है, जरूरी है, क्योंकि वो कॉकपिट में इमरजेंसियां होती रहती हैं जो दोनों पायलट मिलकर उसको हैंडल करते रहते हैं। लेकिन कोई ऐसी इमरजेंसी जैसे कि ये थी कि मैं शायद ना बचा पाऊं या मुझे जो रिवर्स नहीं हो सकती, रिवर्स भी हो सकती है, लेकिन मेरे को बताने की जरूरी है इस समय, तो मैं इस समय जरूर एटीसी को बताऊंगा। लेकिन इनके पास जिस तरह से ये 10-15 सेकंड थे, मेरे ख्याल से जो सुनने में आया कि उन्होंने एक मेडे कॉल दिया है, तो मेडे कॉल मतलब कि मैं किसी इमरजेंसी में हूं, उसके बाद पायलट बताता है कि मेरे को इमरजेंसी क्या है, मुझे क्या, अब किसी का हार्ट अटैक हो रहा है जहाज में, तो वो मेडे कॉल देगा कि मैं मेरे किसी पैसेंजर का हार्ट अटैक हो रहा है, मेडे कॉल दे रहा हूँ, मुझे एक इमरजेंसी लैंडिंग को नजदीक के एयरफील्ड में चाहिए, तो भी मेडे कॉल देगा। अगर उसका कोई इंजन फेल हो जाए तो पहले वो इंजन को संभालेगा, फिर मेडे कॉल देगा कि भैया मैंने इंजन फेल हुआ, इंजन संभाला, मैं तो 30,000 फुट पे उड़ रहा था, अब मेरे को नीचे आना पड़ रहा है 20,000 फुट पे, मेडे क्योंकि मैं 20,000 पे आ रहा हूँ, बाकी जो आसपास के जहाज है मेरे 20,000-30,000 के बीच में, उनको बता दिया जाए। तो मेडे कॉल का ये, इस पायलट ने देखा कि ये जहाज क्यों मेरे हाथ से छूट रहा है, क्यों मैं नीचे जा रहा हूँ, तो उसको जब तक समझ आता वो क्रैश ही कर गया और उसने मेडे कॉल दिया। आप इस विशेष चर्चा में शामिल हुए राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को, और ख़ास तौर पर जो कई ऐसी तथ्य से उनसे हमें रूबरू करवाने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। जल्दी करो यार प्लीज, जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वाह यार, क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो, घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता, और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा, स्टाइपेंड भी, ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते हैं आगे। आज दोपहर अहमदाबाद से लंदन के लिए एयर इंडिया की उड़ान संख्या 171 ने जब उड़ान भरी तो किसी ने नहीं सोचा कि ये हादसा इतना बड़ा हो जाएगा। उड़ान के कुछ ही मिनटों में ये हादसा हुआ, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सब कुछ धुएं के गुबार में तब्दील हो गया। विमान में 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक और एक कैनेडियाई नागरिक के साथ 7 पुर्तगाली नागरिक सवार थे। बड़े स्तर पर रिलीफ ऑपरेशन चलाया गया, तो स्थानीय प्रशासन ने जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिए। देखिए रिपोर्ट। अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा। एयरपोर्ट से उड़ा विमान, कुछ ही मिनटों में क्रैश।
282 लोग थे विमान में सवार। राहत और बचाव कार्य जारी। भले ही ये तस्वीरें एनिमेशन की हैं, लेकिन ये बयां कर रही हैं कि आज का हादसा कितना बड़ा है। अहमदाबाद से दोपहर 1:38 पर रवाना हुई अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद हादसे का शिकार हो गई। हादसा इतना भयानक था कि पूरा इलाका धुएं के गुबार से भर गया। फौरन ही राहत और बचाव का कार्य शुरू हुआ। टेक ऑफ के बाद यहाँ पे क्रैश हो गई है, जिसमें प्रिलिमिनरी हमें पता चला है कि 223 जितने पैसेंजर थे। यहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियाँ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग कर लेंगे। एयर इंडिया द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक फ्लाइट में यात्री और चालक दल के सदस्यों समेत 282 लोग सवार थे। विमान में 10 कैबिन क्रू और 2 पायलट थे। कैप्टन सुमित सभरवाल, जो लंबे समय से एयर इंडिया के पायलट हैं और जिनके पास 8,200 से अधिक उड़ान घंटे का अनुभव है, और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर, जिन्होंने 1100 घंटे उड़ान भरी थी। विमान ने सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे 23 से दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी। अधिकारियों के अनुसार उड़ान भरने के कुछ ही क्षणों बाद एक मे डे कॉल जारी किया गया था, लेकिन कॉकपिट से कोई और संचार प्राप्त नहीं हुआ। DGCA के एक बयान के अनुसार विमान हवाई अड्डे की सीमा के बाहर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। DGCA के अधिकारी अपनी जांच के हिस्से के रूप में उड़ान डेटा, आवाज रिकॉर्डिंग और गवाहों के बयान एकत्र करने के लिए घटना स्थल पर पहुंचे। ये विमान जहां दुर्घटनाग्रस्त हुआ, वहां अहमदाबाद सिविल अस्पताल का छात्रावास, स्टाफ क्वार्टर और अन्य आवासीय स्थित हैं। उस क्षेत्र के निवासी भी घायल हुए हैं। लगभग 50 घायल लोगों को अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 50 से जितने घायल व्यक्तियों को सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद लाया गया है, जिन्हें श्रेष्ठ सारवार दी जा रही है। अभी वो सघन सारवार में, परंतु स्टेबल परिस्थिति में है। हादसे के बाद सभी सड़कें बंद कर दी गई हैं और बचाव और राहत अभियान जारी है। इसके अलावा अस्पताल में करीब 1200 बेड का इंतजाम किया गया है। घायलों को बेहतरीन उपचार दिया जा रहा है। कई लोग गंभीर हैं, लेकिन स्थिर हैं। बीजे मेडिकल कॉलेज में DNA परीक्षण की व्यवस्था की गई है, इसलिए विमान यात्रियों के परिवारों और करीबी लोगों, विशेष रूप से उनके माता पिता और बच्चों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने नमूने स्थान पर जमा करें, ताकि पीड़ितों की जल्द से जल्द पहचान हो सके। सिविल अस्पताल में लाए गए यात्रियों और अन्य घायलों के रिश्तेदारों को पूछताछ के लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में ले जाया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद के असरवा सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां विमान दुर्घटना में घायलों को लाया गया है। उन्होंने पूरी जानकारी ली और घायलों का हाल जाना। वहीं अस्पताल के बाहर लोग बेहाल दिखे। मेरी भांजी है, हम लंदन, वो वहाँ जा रहे थे। भांजी ने फोन किया, मम्मी पापा वो फ्लाइट में है, तो हम इधर नरोड़ा से सीधा दौड़ के इधर आए हैं। शादी था, वो ऑफिसर थी और लंदन जा रही थी। हाँ, फिर एक घंटे में समाचार आ गया तो प्लेन क्रैश हो गया है, इसलिए मैं वापस अहमदाबाद के बाहर निकल गया था, फिर वापस आए सील में आ गया। अहमदाबाद सिटी पुलिस ने आपातकालीन सेवाओं और अहमदाबाद विमान दुर्घटना के संबंध में जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर 07925620 जारी किया है। विमान दुर्घटना के यात्रियों के रिश्तेदारों के लिए अस्थायी रूप से बंद अहमदाबाद हवाई अड्डे के बाहर एक सहायता डेस्क और सहायता क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है। एयरलाइन ने दुर्घटना से संबंधित अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए एक हॉटलाइन नंबर 1800569144 स्थापित किया है। विमान में 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 1 कनाडाई नागरिक और 7 पुर्तगाली नागरिक हैं। What has happened in Ahmedabad is a very tragic accident. We have lost a lot of people. We extend our deepest condolences to all those who have lost their loved ones. There are, I understand, several foreigners also. Those updates you will receive from the relevant departments, Ministry of Civil Aviation, Air India, and others. They are putting out something, I guess, soon. मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रयासों में नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए भारतीय सेना की टीमों को तैनात किया गया है। मलबा हटाने के लिए JCB के साथ इंजीनियरिंग टीमें
डॉक्टरों और पैरामेडिक्स वाली मेडिकल टीमें, त्वरित कार्रवाई दल, अग्निशामक यंत्रों और जल बाउजर के साथ अग्निशमन संपत्तियां और साइट प्रबंधन के लिए प्रोवोस्ट स्टाफ शामिल हैं। अहमदाबाद से मेघना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हमारे संवाददाता तापस इस वक्त ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। तापस, क्या कुछ ताज़ा अपडेट आपके पास है? ये तो मैं आपसे जानूंगी, लेकिन लगातार जो रिएक्शंस हैं वो भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा विमान हादसा हुआ है, जिन लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई, शोक संतप्त परिवारों के साथ सभी की संवेदनाएं हैं। सही में, मतलब ये जब भी हम सुन रहे हैं, जब भी इस पे बात कर रहे हैं, खुद एक ऐसा एहसास हो रहा है कि क्या होगा उन परिवारजनों का जिनके फैमिली मेंबर्स उस फ्लाइट में थे। क्या हुआ होगा कि इस तरीके की घटना घटी, किस तरीके से ये हुआ। तो इसमें बहुत सारे चीजें हैं, किंतु परंतु कैसे, ये सब चीजें, इन सब का एक जवाब हर कोई ढूंढ रहा है। और इसी वजह से हमें जो बताया गया है कि ये जो क्रैश हुआ, एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो था, जो अभी अहमदाबाद के वहाँ पे जो क्रैश हुआ, वहाँ पे एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, मैं एक बार फिर कहता हूँ, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB, ये इसकी टीम रवाना की गई है। और इनके जो डायरेक्टर जनरल है वो इस टीम की अगुवाई करें, डायरेक्टर भी है और डायरेक्टर जनरल भी जो है ये पहुंचे हैं। इनका काम है कि पता लगाना कि कैसे, किस वजह से ये जो क्रैश हुआ वो हुआ। और जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ही मतलब एक दर्द भरा है, तो लोगों के लिए भी एक तरह से शॉकिंग है। और हर जगह से लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब जैसे कि हरदीप सिंह पुरी का कुछ ट्वीट आया कि क्रेस्ट फॉलन एंड सैडन्ड बाय द डिमाइस ऑफ सीनियर बीजेपी लीडर और फॉर्मर CM ऑफ गुजरात। उन्होंने कहा कि वो वहां पे थे। और इस तरीके के हम देख पा रहे हैं कंटिन्यूअसली एक के बाद एक लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और ये दर्शाता है कि लोग सब, और सिर्फ देश में नहीं, ये एक और अहम चीज है, विदेश, अलग अलग देशों से लोग उनके, जैसा इंग्लैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, रशिया की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, यहाँ सब जगह से एक स्वर में लोग दुखी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं, हमारे देश के साथ खड़े हैं। और एक अहम चीज जो है जाननी पड़ेगी कि आपके शायद एक वीडियो भी आया था, आप लोगों ने चलाया भी है, हम सबने यहाँ पे, कि दिखा रहा था एक CCTV कैमरे का फुटेज था कि जिस तरीके से जो फ्लाइट चल रही थी वो फ्लाइट ऊपर उड़ी और कहीं ना कहीं वो एलिवेशन ले नहीं पाई, यानी जिस तरीके से ऊपर जाना होता है वो उठ नहीं पाई। क्या रीजन है कि एक फ्लाइट जो है वो आगे नहीं जा पाई? क्या उसके इंजन में उतनी पावर नहीं थी? क्योंकि देखिए, ये ड्रीम लाइनर की हम बात कर रहे हैं। बोइंग ड्रीम लाइनर जो है, ये जितने भी वाइड बॉडी यानी बड़े जो एयरलाइन होते हैं उनमें सबसे उच्चतम कोटि का माना जाता है। अब ये जो है, ये आप सोचिए, ये इस तरीके का है कि ये एक देश से, एक कंट्री से सिर्फ नहीं, एक कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट ट्रैवल करता है। तो यहाँ पे 12 से 15 घंटे का इसका ये नॉर्मली सफर करता है। आप सोचिए इस तरीके का जो विमान है उसके इंजन कितने स्ट्रांग हो गए। इनफैक्ट कहा जाता है कि ड्रीम लाइनर की जो इंजन है, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, शायद वो GE ने बनाया होगा, लेकिन जो कहा जाता है कि सबसे स्ट्रांग, बिल्कुल, लेकिन ये सभी वापस कयास है। और ऐसे में कॉकपिट के उस ब्लैक बॉक्स का इंतजार करना बेहद ज़रूरी होगा, क्योंकि ये तमाम जो कारक हम सोच रहे हैं, क्या इसके अलग और भी कारण हो सकते हैं या नहीं। लेकिन क्योंकि हम अगर इस पूरे हादसे को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करें आपके माध्यम से, पायलट्स का प्रशिक्षण और उनकी ट्रेनिंग के साथ साथ इस तरह के हादसों को रोकने के प्रावधान को लेकर कैसे उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है DGCA द्वारा? देखिए, DGCA के बहुत सारे विंग्स होते हैं, BCAS है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी होती है, एक ट्रेनिंग होती है, अलग से DGCA भी ट्रेनिंग देते हैं। ये पूरा एक सिस्टम चलता है, पूरा सिस्टम से आते हैं। और जैसे आपने इससे पहले कहा कि इनके पास उपयुक्त मात्रा में फ्लाइंग आवर्स थे, बहुत ज्यादा थे। तो ऐसा क्या, मतलब देखिए क्या होगा, क्या वो जो ब्लैक बॉक्स है, उसके बाद देखिए उसके एक कॉकपिट के अंदर एक होता है, एक डिवाइस होता है जो बताता है कि जब ये हुआ हादसा तो उस टाइम पे
क्या रहा होगा, जो अंदर जो उन्होंने जो सिस्टम में जो किया होगा, वो किस स्पीड पे जो फ्लाइट चल रही थी, वो सारी जो डेटा होता है, बेसिकली डेटा रिकॉर्डिंग कहते हैं उसे, वो पूरा डेटा जो है वो मौजूद होता है। ब्लैक बॉक्स अलग चीज है थोड़ी, डेटा रिकॉर्डिंग जो होती है वो डेटा पूरा जो फ्लाइट के अंदर वो अलग रहता है। और एक और चीज है, जो आप कॉकपिट में अंदर बात कर रहे हैं वो भी रिकॉर्ड होता है। तो वो सारी चीजें जो है वो निकालना बहुत जरूरी है। उसको जैसे मैंने अभी कहा कि एक टीम भेजी गई है। मैं ये टीम बहुत संक्षिप्त में, ये जो टीम जिसकी रवानगी हुई है, इसके मिनट्स ऑफ रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, खासतौर पे इस पूरे हादसे की समीक्षा करने के लिए। बिल्कुल, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मेरे सोर्सेस जो है वो मुझे कह रहे हैं कि शायद आज रात तक आपको एक इंटरिम रिपोर्ट या एक इनिशियल रिपोर्ट ही मिलने की उम्मीद है। ये हो सकता है, अदरवाइज अगर आज रात को नहीं है तो कल हम एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन एक इनिशियल रिपोर्ट जरूर हमें एक मिलना चाहिए कि क्या एक बेसिक वजह रही हो। बिल्कुल, और उसी रिपोर्ट का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तापस इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और फिलहाल खबरों में आगे वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, वक्त एक ब्रेक का। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। कहते हैं कि डॉग इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड, पर चौबे जी के अस्पताल का बिल हम थोड़े ना भर सकते हैं। उस दिन कहने लगे नी रिप्लेसमेंट, 4 लाख का खर्चा आया। अच्छा हुआ हेल्थ इंश्योरेंस था, वरना तुम कंजूसों से मांगना पड़ता। अरे जिया चौबे जी, अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक का स्वागत। और अहमदाबाद में हुए आज इस विमान हादसे के बाद से पूरे देश में शोक की लहर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया। पूरा देश इस घटना के बाद से स्तब्ध है और आम लोग भी इस घटना पर गहरा दुख जता रहे हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 के दुर्घटनाग्रस्त होने से कई लोगों की मौत हो गई। देश और दुनिया में शोक की लहर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अहमदाबाद में हुए विमान हादसे पर दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में लिखा, अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बारे में जानकर मैं बहुत दुखी हूँ। ये एक हृदय विदारक आपदा है। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं प्रभावित लोगों के साथ हैं। इस दुख की घड़ी में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, अहमदाबाद में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने हमें एक विनाशकारी मानवीय त्रासदी का सामना करने पर मजबूर कर दिया है। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जो इस घटना से प्रभावित हुए हैं। इस दुख की घड़ी में पूरा देश उनके साथ एकजुटता से खड़ा है। विमान हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में लिखा, अहमदाबाद में हुई त्रासदी ने हमें स्तब्ध और दुखी कर दिया है। ये शब्दों से परे दिल दहला देने वाली घटना है। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं। मैं मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हूं जो प्रभावित लोगों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं। अहमदाबाद विमान हादसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, अहमदाबाद में विमान दुर्घटना के बारे में जानकर गहरा सदमा लगा। हमारी प्रार्थनाएं यात्रियों और उनके परिवारों के साथ हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर गहरा दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अहमदाबाद में हुए दर्दनाक विमान हादसे से गहरा दुख हुआ है। सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। देश के कई और नेताओं और मंत्रियों ने भी विमान हादसे पर दुख जताया है। इसमें जो जिनका मृत्यु हुआ उन सबको मैं मेरा
श्रद्धांजलि मैं देता हूँ और कंडोलेंस मैं करता हूँ उनका। दिल्ली से या पटना उतारे तो फ़ोन खोलते ही वो खबर मिला है, बड़ा दुखद है हमारे लिए। बहुत ये विश्वास नहीं हो सकता है कि ऐसा भी घटना हो। पूरे देश को दुख है। मैं मृतकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उनके परिवार वालों को इस महान दुख को सहने की ईश्वर क्षमता प्रदान करे। घटना दुखदाई है। आज हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हम सब कि जो घायल हैं, जो हताहत हैं, वो जल्द स्वस्थ होके घर लौटें और उन पीड़ित परिवारों के साथ पूरा देश खड़ा, हम सब खड़े हैं। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जो दुखद घटना हुई है जिसमें अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, सभी सुरक्षित रहें और सभी का जीवन सुरक्षित हो, यही ईश्वर से कामना। अहमदाबाद में हुए हादसे को लेकर देश भर में शोक की लहर है, लेकिन हादसा क्यों हुआ ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और फिलहाल खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। नई टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। अहमदाबाद विमान हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के निधन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अहमदाबाद में हुए दुर्भाग्यपूर्ण विमान हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी के दुखद निधन से बेहद दुखी हूँ। उन्होंने एक ऐसे जमीन नेता के रूप में याद किया जाएगा जिन्होंने अपना जीवन अपने राज्य के विकास और कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना। ओम शांति। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर एयर इंडिया के स्वामित्व वाली कंपनी टाटा ग्रुप ने मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। टाटा ग्रुप की ओर से जारी बयान में टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने कहा कि इस हादसे में घायल सभी लोगों के इलाज का खर्च भी टाटा ग्रुप उठाएगा। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उन्हें ज़रूरी देखभाल और सपोर्ट मिले। टाटा ग्रुप के बयान में आगे कहा गया कि इसके अतिरिक्त टाटा ग्रुप BJ मेडिकल छात्रावास के निर्माण में भी सहायता करेगा। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए। LIC के जीवन उत्सव के साथ फ्यूचर सेट है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। बड़ी बहू, ये तुम्हारी नाम। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, हाँ आपके नाम? सब कुछ
मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो। क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरा कान खड़ा हुआ जब जोजी बोला, तुम तो गाड़ी इतना सेफ चलाते हो, तुमको मोटर इंश्योरेंस की क्या जरूरत है। जब कॉक ने ठीक किया, जोजी यू टर्न लिया। सॉरी। इट्स ओके जेटा, मोटर इंश्योरेंस है इसके पास है ना। जोजी इज अ कोकोनट बट अपना श्रीनिवासन अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और इस विमान हादसे के बाद दुनिया भर के लोगों ने दुख जताया है। तमाम देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों ने विमान हादसे पर शोक व्यक्त किया, साथ ही साथ घायलों के जल्द ठीक होने की उम्मीद जताई है। उर्सुला वॉन डेर लेयन जो कि यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षा हैं, उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना जो है वो दुखद है और इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा कि दुख की इस घड़ी में यूरोप भारत और भारत के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा हुआ है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि भारत के अहमदाबाद में हुए दुखद विमान हादसे के बारे में जानकर हम बेहद दुखी हैं और मैं जो परिजन हैं, पीड़ित हैं, उनके प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। वहीं प्रधानमंत्री की स्टामर की अगर बात की जाए, ब्रिटेन के कई ब्रिटिश नागरिकों को लेकर भी प्लेन उड़ा था और जैसे जैसे स्थिति साफ हो रही है मुझे अपडेट किया जा रहा है। इस बेहद दुख के समय में यात्रियों और उनके परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। एंथनी अल्बनीज़े जो कि प्रधानमंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया के, अहमदाबाद में यात्री विमान दुर्घटना से बेहद दुखी हैं और उन्होंने यही संदेश प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा। और इस दुखद समय में ऑस्ट्रेलिया की संवेदनाएं प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं। हमारी सरकार को नियमित अपडेट्स मिल रहे हैं और हम स्थिति पर बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, उनका मानना है कि भारत में एक यात्री विमान दुर्घटना हुई और इस दुखद घटना पर प्रधानमंत्री मोदी और भारत के सभी लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं और हमारी संवेदनाएं भारत, ब्रिटेन, पुर्तगाल और कनाडा के सभी पीड़ित और उनके रिश्तेदारों के साथ भी। और हम इस दुखद समय में आपके दुख को साझा करते हैं। हम सभी प्रार्थना करते हैं कि अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जाए और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की हम कामना करते हैं। वहीं भारत में अहमदाबाद में हाल ही में विमान हादसे के बारे में संवेदनाएं व्यक्त करते हुए इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने इसे लेकर अपनी संवेदनाएं जताई। इसके साथ ही अहमदाबाद में जो दिल दहलाने वाला हादसा हुआ, जो रशियन एम्बेसडर हैं इंडिया के, उन्होंने भी इस पर अपने संवेदनाओं को व्यक्त किया है। भारत में रूस के राजदूत डेनिस एलिपोव ने इस पर संवेदनाएं जताई हैं। वहीं इसके साथ जो ये दिल दहलाने वाली घटना हुई है, इस पर संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं। तमाम अन्य जो इंटरनेशनल रिएक्शंस हैं वो हमने आपके साथ साझा किए हैं। इसके साथ ही मां के जो कैनरी अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर जो ये खबर सामने आई है, कनाडा के प्रधानमंत्री हैं ये और उनका मानना है कि इस विमान में जो 242 लोग सवार थे उनमें से एक कनाडियाई नागरिक भी था और मेरी संवेदनाएं सभी यात्रियों के जो परिजन हैं, उनके प्रियजन हैं, उनके साथ हैं। कनाडा के परिवहन अधिकारी अपने भारतीय समकक्षों के साथ लगातार संपर्क में हैं और मैं इस दर्दनाक हादसे से जुड़े अपडेट पर लगातार साझा कर रहा हूँ। और यूरोपियन यूनियन के उपाध्यक्ष जो हैं उन्होंने कहा कि अहमदाबाद का जो भयावह हादसा है उससे दुखी हूँ और तमाम संवेदनाएं यात्रियों और चालक दल के परिवारों के समक्ष मेरे पास है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, उनका कहना है कि अक्षता और मैं एयर इंडिया त्रासी से जो खबर आई है उससे बेहद सदमे में है। हमारे दोनों देशों के बीच एक अनोखा रिश्ता रहा। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन ब्रिटिश और भारतीय परिवारों के पास इस वक्त हैं। वहीं मार्क रूबियो, अमेरिका के विदेश मंत्री, अहमदाबाद की हुई दुखद विमान हादसे पर दुखी हैं। उन्होंने कहा कि मेरी प्रार्थनाएं उन सभी के साथ जिन्होंने इस भयानक हादसे में अपने प्रियजनों को खो दिया। इस घटनाक्रम पर हम नज़र बनाए हुए हैं। प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए हम काम कर रहे हैं। आपातकालीन प्रतिक्रियाओं के लिए हम लगातार मौजूद हैं। वहीं श्रीलंका के राष्ट्रपति उन्होंने भी ट्वीट कर ये कहा कि मैं अहमदाबाद में एयर इंडिया की उड़ान और एयर इंडिया 171 को लेकर जो ये हादसा सामने आया
उससे दुखी हूं और हम विमान में सवार सभी प्रभावित लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। जमीन पर लोगों का हताहत होना उतना ही दुखद है। इनमें युवा मेडिकल छात्र भी शामिल थे। इस गहरे दुख की घड़ी में श्रीलंका के लोग भारत के साथ एकजुटता से खड़े हुए हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं सभी प्रभावित लोगों के साथ हैं। वहीं एंटोनियो गुतेरेस का मानना है कि मैं अहमदाबाद में विमान दुर्घटना की भयानक खबर से बेहद दुखी। यूएन चीफ हैं, वो बेहद दुखी हैं और प्रभावित सभी लोगों के परिवारों और परिजनों के प्रति उनकी संवेदनाएं व्यक्त। यानी कि इंटरनेशनल रिएक्शंस जो इस विमान हादसे से जुड़े हैं वो लगातार शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाओं को जता रहे हैं। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।